ताजमहल में भगवा पहनकर परमहंस आचार्य के प्रवेश मामले पर जांच हुई तेज। आरोपों के बाद हिंदुत्व नेताओं ने मांग हिजाब के साथ ना हो दीदार। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी में प्रशासन की नहीं थम रही शक्ति। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के करीबी अनवर शहजाद और सलगीर पर कुर्की। राजद के बाद अब जेडीयू ने दिया दावते इफ्तार। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित दावत में लालू परिवार को खास निमंत्रण। और बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर सियासत हुई तेज। 5 जून को तेजस्वी द्वारा कार्यक्रम के ऐलान के बाद सत्ता पक्ष में दिखा घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और बात होगी खबर उत्तर प्रदेश की और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर ताजमहल में भगवा पहनकर प्रवेश करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जगत गुरु परमहंस आचार्य को प्रवेश से रोकने के बाद अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी हो चुका है। आरोपों की जांच के लिए एएसआई टीम ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एएसआई अधीक्षक ने कहा धनुष दंड के कारण नहीं मिला प्रवेश। लेकिन जहां एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के भी कई बातें सामने आई है। आपको बता दूं कि हिंदू महासभा के लोगों ने एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की है कि हिजाब पहनकर अब ताज का दीदार मुस्लिम समाज भी ना कर पाए, या जो लोग हिजाब पहनकर अगर प्रवेश करते हैं तो उन लोगों को ताज के दीदार पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो जहां एक तरफ भगवा को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ अब कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अयोध्या के तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी हैं परमहंस दास, जो कि मंगलवार को ताजमहल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ताजमहल में ताज का दीदार करने की बातें कही थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से महंत और उनके शिष्यों ने भगवा पहने होने की वजह से प्रवेश रोके जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सुबह से ही प्रदर्शन दिखा और हिंदू महासभा के संत को ताजमहल में प्रवेश करने से रोकने के बाद रोष प्रकट किया। वहीं इस मामले में पुरातत्व के तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े के कारण नहीं बल्कि गाइडलाइन के अनुसार जगत गुरु परमहंस दास को ब्रह्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले को लेकर हालांकि अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीरें अब तक देखने को मिली। हमारे साथ आगरा से हमारे सहयोगी राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला है? क्या सच में भगवा के कारण ताज का दीदार नहीं करने दिया गया या फिर सुरक्षा के लिहाज से? राशिद, देखिए, आपको बताऊं मैं, एएसआई के जो प्रभारी हैं आर.के. पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान जारी किया है कि वस्त्र को लेकर एएसआई स्टाफ ने किसी भी तरह की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है जी। ताजमहल का पश्चिमी गेट पर लगभग 5:30 बजे के आसपास स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में एक वस्तु थी। उस वस्तु को लेकर वे बाहर, मतलब उस वस्तु को बाहर रखने के लिए एएसआई के जो गार्ड थे उन लोगों ने स्वामी जी को कहा था, क्योंकि ताजमहल के अंदर जो पर्स वगैरह होते हैं छोटे, उनके अंदर भी किसी तरह की कोई वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए कि हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते किसी भी बैग में कोई छोटा सामान ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। जो उनके हाथ में जो वस्तु, लेकिन ये परंपरा पहले से चल रही है। जांच और सुरक्षा को लेकर के एएसआई ने पहले से ये सारी पाबंदियां लगा रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो जाने नहीं देंगे। लेकिन अब जहां एक तरफ हिंदू समाज के द्वारा ये कहा जा रहा है और खास करके उनके जो समर्थक है उनके द्वारा कि अब हिजाब को लेकर के भी, यानी कि जो लोग हिजाब के साथ होंगे उनको भी ताज का दीदार नहीं करने दिया जाए। देखिए, असल में जो चीजें तय की गई हैं एएसआई के द्वारा, क्या जाएगा ताजमहल के परिसर में या नहीं जाएगा, उन चीजों को तो एएसआई फॉलो करेगा ही। अब ये हिजाब, और जो हिजाब असल में एक ऐसी चीज होती है जो सर के ऊपर ढकी हुई होती है, लेकिन यह मसला आ जाता है वस्तु का।
एक बड़ी वस्तु स्वामी जी के हाथ में होने के कारण एएसआई के जो गार्ड हैं उन लोगों ने रोका। हालांकि स्वामी जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन और मिलिट्री के लोगों ने उनको भगवा वस्त्र के कारण अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन चलिए एक आखिरी सवाल है राशिद आपसे कि क्या जिस तरीके से जांच चल रही है और जांच में ये बातें सामने आई कि अब तक 100 से अधिक लोगों की पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ बातें अब तक सामने आई है? क्या सुरक्षा के लिहाज से उन्हें नहीं जाने दिया गया? जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। बिल्कुल एएसआई ने साफ तौर पर ये बयान जारी कर दिया है, बिल्कुल जो आर.के. पांडे प्रभारी हैं, कि इसमें भगवा वस्त्र का कोई रोल नहीं है और ना ही भगवा वस्त्र के कारण उनको अंदर जाने से रोका गया है, बल्कि जो वस्तु उनके हाथ में थी उसी के कारण। और ये भी कहा गया है आर.के. पांडे के द्वारा कि जो ड्यूटी पर गार्ड तैनात थे, जो सिक्योरिटी में लोग थे, कर्मचारी थे, उन लोगों से अभी उनकी बातचीत चल रही है, वे बातचीत करेंगे और जो भी तथ्य हैं वो सामने आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हुसैन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तो हमारे सहयोगी जो कि आगरा से जुड़े हुए थे राशिद, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन किस तरीके के आरोप लगे हैं और क्या कुछ बातें हुई हैं, आपको ये भी बयान सुनाएंगे उन सभी लोगों का कि आखिर में क्या कुछ ये पूरे मामले रहे, और खुद इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से जो स्वामी जी ने क्या कुछ आरोप लगाया वो भी आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लॉकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते। इधर यूपी में जहां एक तरफ भगवा पर राजनीति दिख रही है, या यूं कहें कि भगवा पर सियासत चल रही है, तो दूसरी तरफ अब अजान पर भी पूरी तरीके से स्थितियां साफ है। दरअसल बड़ी खबर के साथ आपको एक बार फिर से रूबरू कराएंगे। बरेली से खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिख रहा है और धार्मिक स्थलों से अब लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। अब तक बरेली में लगभग 20 मस्जिद हैं, जिसमें से 10 मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से भी लाउड स्पीकर हटाया गया है। 150 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज पर कार्रवाई जो है वो दिख रही है, और ऐसे में लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई है। यानी कि यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि वो भी तय सीमा के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे अधिक लाउड स्पीकर की आवाज रही तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। और इस दौरान तस्वीरें बिल्कुल सामने दिख रही है। तो बिल्कुल ऐसे में जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दिख रहे हैं और कई तस्वीरें दिख रही है, तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, किस तरीके के स्थितियां फिलहाल यूपी में बनी हुई है? आप देखिए बरेली में जिस तरीके के आपने जानकारी दी है, क्या लगता है ये सख्ती दिख रही है? जी आपको बता दें, एक तरफ लाउड स्पीकर लेके जहाँ पर विवाद चल रहा था उसे लेके उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त उन्होंने निर्देश दिए हैं। हर जनपद में उन्होंने लाउड स्पीकरों को उतारने के उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, जिसके चलते बरेली में आज पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 20 मस्जिदों से और 10 मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। साथ ही 150 लाउड स्पीकरों की आवाज को कम किया गया है। साथ ही लगातार सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए बरेली में खासा असर दिखाई पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं जहां जहां लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है अभिषेक कि क्या कुछ हालात है ये फिर, लेकिन क्या जिस जगहों पर आवाज कम किए गए हैं, क्या वहां पर लोगों को इस बात की नाराजगी भी दिख रही है? कहीं ना कहीं नाराजगी तो प्रत्येक धर्म में जहाँ पर आवाजें की गई हैं, नाराजगी तो होना जाहिर सी बात है। लेकिन जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, तो पुलिस के कड़े निर्देशों का लोगों को पालन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं कि
बरेली में जिस तरीके की तस्वीरें देखिए, यूपी में ऐसे कई जगहों पर लगातार हालात बने हुए हैं और फिलहाल हमने बताया कि बरेली में किस तरीके से सीएम योगी के आदेश के बाद मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है उसे हटाए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन करके जो लाउड स्पीकर दरवाजे नहीं, कहाँ लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और कितनी जगह अभियान चल रहा है? जनपद बरेली में अभी तक लगभग 30 धार्मिक स्थल है जिनसे कि लाउड स्पीकर को जो धर्म स्थल है उनके जो प्रमुख हैं उनके सहयोग से और उनकी इच्छा से उतरवाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लगभग 150 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर जो उसकी ध्वनि है उसकी तीव्रता को कम किया गया है। और इसी क्रम में हमारी जो टीमें हैं, पुलिस प्रशासन की जो टीमें लगातार क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही हैं जहाँ पे ध्वनि की तीव्रता अधिक है और वहाँ पे लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो डाटा है उसमें 10 मंदिर और लगभग 20 मस्जिदें हैं जिसमें कि धार्मिक जो लाउड स्पीकर। इधर बिजनौर से इस वक्त खबर है जहां आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बिजनौर जिले में पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जिले में 6000 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं, जिनमें से लगभग 4000 लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है और बाकी बचे लाउड स्पीकर उतारने की भी कार्रवाई जारी है। एक जनहित याचिका के आधार पर जो मोतीलाल यादव द्वारा दायर किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया और ध्वनि का डेसिबल भी निर्धारित किया। उसके अनुरूप जो धार्मिक स्थल हैं उनसे माइक की वॉल्यूम धीमे करने की बात थी, पुलिस प्रशासन द्वारा ध्वनि को धीमा किया गया, लेकिन मानक अनुरूप कार्रवाई न होने पर सभी धार्मिक स्थलों से माइक उतरवाने की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से प्रारंभ की गई है। जनपद बिजनौर में लगभग 6200 माइक हैं, उसमें से 4100 उतार दिए गए हैं अब तक। और इस खबर पर बिजनौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव वर्मा जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके की स्थिति अगर बिजनौर की जाए तो बिजनौर में इतने अधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उसमें आधे से अधिक उतार दिए गए, क्या हालात फिलहाल बने हुए हैं? जो स्थिति है वो उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा में जो मोतीलाल यादव द्वारा जो अपील डाली गई थी कि जो लाउड स्पीकर हैं वो उतार दिए जाएं, उसके मद्देनजर जो कोर्ट ने आदेश करे थे उसी का पालन करते हुए बिजनौर के डॉक्टर धर्मवीर सिंह जो एसपी हैं उन्होंने आदेश करा था कि जो भी धार्मिक स्थलों पर ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो मानक अनुरूप नहीं है उन्हें उतार दिया जाए। लेकिन 2 दिन से लेकिन संजीव आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लाउड स्पीकर हैं वो उतार दिए जाएंगे और आज शाम तक वो बाकी जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो उतार दिए जाएंगे। बिल्कुल संजीव, लेकिन आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ लाउड स्पीकर जो है वो मस्जिदों से हटाए जा रहे हैं या फिर मंदिरों और बाकी अन्य जगहों से भी हटाए जा रहे हैं जो कि धार्मिक स्थल है? दूसरा सवाल ये भी है, धार्मिक स्थल चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, किसी भी तरह के लाउड स्पीकर जो मानक रखे गए हैं, जो डिसिबल है वो केवल एक लाउड स्पीकर के लिए रखा गया है और जो आवाज है लाउड स्पीकर की वो धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो जहां भी जिन जगहों पर अगर नियम का उल्लंघन किया जा रहा है उन सभी जगह से लाउड स्पीकर उतारे गए। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संजीव। तो जिस तरीके की स्थिति है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन की सख्ती भी दिख रही है और धार्मिक स्थलों से, चाहे वो हिंदू के धर्म स्थल हो या फिर वो मुस्लिमों के धर्म स्थल हो, सभी जगहों से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में हटाए जा रहे हैं। और बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पर लगभग 4500 लाउड स्पीकरों को अब तक हटाया जा चुका है। इधर बात बहराइच की करेंगे तो बहराइच में भी धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर को पुलिस ने उतरवाया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई। धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो है वो उतारे जा रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार ने एक मानक तय कर रखा है, उस मानक के मुताबिक अगर मानक से अधिक अगर धार्मिक स्थलों पर जो भी लाउड स्पीकर लगाए गए हैं अगर वहां पर आवाज जाती है, चाहे वो भजन कीर्तन के हो या फिर नमाज की, तो उन सभी धार्मिक स्थलों से अब लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब जो स्थितियां हैं बखूबी, जहां एक तरफ कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगते रहे, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती भी दिखी है और इसके तहत पूरे प्रदेश में लगभग अब तक हजारों लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है। इधर गाजीपुर में आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है।
यानी यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की सख्ती दिख रही है। जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले के सदर कोतवाली इलाके के बबेड़ी गांव में मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजिल रजा के नाम करोड़ों की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि कुर्क की कार्रवाई एसडीएम सदर प्रतिभा मिश्रा और सदर सीओ ओजस्वी चावला के नेतृत्व में की गई है। देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ये बेनामी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ये बेनामी भू संपत्ति मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। इधर जालौन के रेढर थाना क्षेत्र के डीहा ग्राह का हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि हर्ष फायरिंग पर रोक है, इसके बावजूद वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक बंदूक से 2 राउंड हर्ष फायरिंग कर रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की DTV भारत पुष्टि नहीं करता है। इधर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित IMS कॉलेज की लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि इस घटना में लिफ्ट में मौजूद 8 छात्र घायल हो गए, जिन्हें कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि इस घटना में 3 छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता से लेते हुए तत्काल हम लोगों को निर्देशित किया है कि जो भी आवश्यक कार्य हैं वो किए जाएं। मैंने पहली प्राथमिकता के तौर पे पहले हॉस्पिटल में जो बच्चे उपचाराधीन हैं उनको देखने आया हूं मैं। कुल 10 बच्चे उपचाराधीन हैं, 9 बच्चे जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट पा रहे हैं। एक को थोड़े पैर में फ्रैक्चर की संभावना है, तो डॉक्टर्स ने शायद उसको ऑपरेशन के लिए रेफर किया है। वो डॉक्टर्स अपनी इधर कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर श्रावस्ती के भेगना नगर के नई बाजार में व्यापारी अरुण प्रकाश आर्य के पत्नी ममता की हत्या का बुधवार को राजफाश हो गया है। पैसे के लालच में नौकर ने की हत्या, पुलिस जानकारी मिली है। पुलिस ने लूट के लगभग 1.5 लाख रुपए और हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया। अन्य टीमों ने बहुत मेहनत से काम किया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा पूरी घटना कबूल की गई। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वो उनके यहाँ काफ़ी दिनों से, कई सालों से काम करता था और नौकरी करता था और इनके घर में आना जाना, उनके साथ भी आना जाना रहता था। तो उस दिन 3:42 पर ये अकेले उनके घर में गया और पैसे लूटने के उद्देश्य से उनकी पत्नी को पहले अपने अंगूठे से उनका गला कसा, लेकिन वो ढीला हो जाने पर कुछ रजिस्ट करने पर उसके द्वारा चाकुओं से हमला किया गया। अब बात होगी खबर बिहार की। बिहार में सियासत घमासान चल रहा है और ऐसे में बिहार में कई मुद्दों को लेकर चल रही सियासत के बीच राजद के इफ्तार पार्टी के बाद से सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं उसी इफ्तार पार्टी में राजद नेता तेज प्रताप यादव पर युवा राजद के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज पर मारपीट का आरोप लगा। इन मुद्दों को लेकर बिहार की सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से DTV भारत के संवाददाता निषेध ठाकुर ने खास बातचीत की। जनता दल यूनाइटेड के जो नेता इस इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बोलते होंगे, वो तय किए होंगे। हमारे दल के सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं है और लालच यहाँ आकर के वो पूरी नहीं हो सकती है कि उनको मुख्यमंत्री कोई मान ले, यदि निर्णय करेंगे तो भी ये असंभव है। बाकी कहीं आने या जाने से कौन रोक सकता है, लेकिन जो इच्छाएं उनकी होंगी वो इच्छा यहाँ नहीं पूर्ति होगी, क्योंकि अविश्वसनीय चरित्र उनका दिख चुका है इस बिहार को, इस देश को, और अविश्वसनीय चरित्र पर बहुत विश्वास करना संभव नहीं होता है।
आदि राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज कर जा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जा, वो इस्तीफा कर दें, तो शायद जो अब तक उनसे गलती और पाप हुआ उसका प्रायश्चित शायद कुछ कर लेंगे। उस समय क्या उनको बुलाएंगे आप लोग? अरे हम की बता दो, तुम्हारे घर का कोई मालिक बनने आवे तो दूसरा निर्णय है, लेकिन घर में गुजारा करने आवे तो दुनिया में इतना तो कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है। वर्षा में भीग रहा हो, लू में तकलीफ हो रही हो, बीमार हो, ये भारत का उदार चरित्र है। ऐसे लोगों को देता ही है शरण भारत का लोग। हम लोग कोई धार्मिक उन्मादी नहीं है ना। इनमें कोई बदलाव आ गया हो और समाजवादी धारा में शामिल होना चाहते हो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, तो उसमें क्या तरह किसी को हो सकता। लालू जी कब आ रहे हैं पटना? 30 तारीख को हमारी जैसी बातकारी है और हमसे जो उनसे बात हुई है, तो 30 तारीख को आने के बाद तो हमसे उन्होंने कहा इसी महीने में 30। अभी ये कार्यक्रम नहीं तय हुआ ना मिनट टू मिनट। वो जहाज कौन होगी, कब वहाँ से चलेंगे, कब यहाँ पर आएंगे, उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं है कि झटके से उठे और किसी वाहन से यात्रा करते हैं। जो जानकारी आपको मिली है इसी महीने में 30 को आएंगे, वो हम लोग देंगे जिस क्षण हमको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब जानकारी छुपाने के लिए नहीं है। वो सबों के नेता हैं, सभी उनका स्वागत करना चाहेंगे और सार्वजनिक जो नेता होता है वो कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि अपने नेता के प्रति प्रेम दिखावे, उनका स्वागत करे, तो जानकारी तो सबको दी जाएगी। चलिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। इधर बिहार में राजद की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी के बाद अब 28 अप्रैल को जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन होने वाला है। इस समारोह में लालू परिवार को भी खास निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि 22 अप्रैल को राबड़ी आवास पर राजद की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश सहित एनडीए के कई नेताओं ने शिरकत की थी। अब जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं जेडीयू के इफ्तार पार्टी पर राजद के कई नेताओं को निमंत्रण मिलने पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि जो लोग निमंत्रण किया गया है, जिन लोगों को, उन्हें फैसला करना है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो निमंत्रित हैं अनेकों लोग, उनको निर्णय करना है कि उनके पास समय है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सामाजिक कार्यक्रम है, अपने लेकिन कारणों से सभी लोग उपलब्ध ही होते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, ऐसा होता भी नहीं। इसलिए कौन जाएंगे नहीं जाएंगे वो निमंत्रित व्यक्ति ही बता सकता है। मैं तो इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं। बिहार में कई मुद्दों पर हो रही राजनीतिक और कयासों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार को घेरने का मन बना लिया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने 5 जून से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हल्ला बोलने का ऐलान किया है और सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वहीं इस ऐलान के बाद, यानी कि तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला है। लोकतंत्र ने हक दिया है, विपक्ष के नेता हैं, वो उनको सरकार से पूछने का हक है, पूछें, सरकार जवाब भी देगी। सरकार ने 1.5 साल में क्या किया है, जितना विपक्ष के नेता नहीं जानते उससे इस देश की, इस राज्य की जनता जानती है। वो करें, उनके लिए कोई, इसके लिए कोई रोक थोड़े है। लोकतंत्र तो सब अधिकार देता ही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जितनी बढ़ी है, जितना हुआ है, उसके कारण भी लोग जानते हैं। तेजस्वी जी की नई नई शादी हुई है, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए, और यहाँ सिल्क की पूरे देश से लोग आए, जो बहू आई हैं उनको शॉपिंग करवाइए यहाँ, और यहाँ पर ओरिजिनल मिलेगा, मतलब ये देख के करना है। तो हल्ला बोल करने की जगह खरीद बोल करें, आके देखें कितना काम हो रहा है। तो शुभकामनाएं उनको। देखिए, तेजस्वी यादव जी को रिपोर्ट का, हमारे विपक्ष के नेता है भाई तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता है, वो अपना विपक्ष का काम कर ही रहे हैं। विपक्ष का काम कर रहा है तो वो सरकार के ऊपर तरह तरह की बात को उठाते रहते हैं, लेकिन जो है, जो रिपोर्ट कार्ड वो जारी करना चाह रहे हैं, तो उनको अपने कार्यकाल, उनके माता पिता का जो कार्यकाल है 15 वर्षों का,
उस कार्यकाल का भी जो है रिपोर्ट कार्ड उन्हें जारी करना। इधर भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। इस दौरान विधायक अजित शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात न कर मंदिर मस्जिदों के मुद्दे को लेकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। सच्चाई ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। अब लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। गैस की हालत देखिए, रेट के 1000 रुपए से ऊपर। तेल पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, खाद मिल नहीं रहा, खाद की कालाबाजारी, बीज की कालाबाजारी, कहीं किसी किसान को नहीं मिल रहा है और 80% तो किसान है इस बिहार और देश में। निश्चित तौर पर ये सरकार जब आई थी, आने वाली थी 2014 के पहले, नारा देती थी महंगाई बहुत हो गई अब नहीं। इधर भागलपुर के तिलक मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एलएलएम के नामांकन में न्याय संगत निर्णय नहीं होने के कारण छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और विभागाध्यक्ष का पुतला दहन किया। छात्रों ने कहा कि नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी धांधली की है। वहीं छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। एनसीसी स्पोर्ट के प्रमाण पत्रों को उन्होंने रद्दी के भाव समझा और उन्होंने छात्र जो योग्य था उसका हनन किया। आज इसी के विरोध स्वरूप तिलका मांझी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन सह विभाग अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। इधर राजधानी के पीएमसीएच गेट नंबर 2 के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान एक मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद से यहां के मैनेजर, ठेकेदार सहित सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मेरा चाचा का लड़का हुआ जो कि इनका पापा विकलांग है, भाई भी विकलांग है, दोनों विकलांग है। ये अच्छा खासा था, इसको छोटा छोटा बच्चा है, 2 बच्चा है और कोई नहीं है घर में कमाने खाने वाला। काम ये सेंटिंग का काम कर रहे थे और उस सावल से कह रहा है और आदमी की सावल सटने से वो नीचे गिर गए हैं और उसको मौत हो गया है। ये मेरा चाचा का लड़का हुआ। और चलिए इस वक्त खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, बड़ी खबर है जहां पर आपको रूबरू करा देते हैं। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर जीविक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जीवक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर छापेमारी के बाद एसीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बगैर दस्तावेज के ये अस्पताल चल रहा था। तो यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रशासन सख्त दिखा और ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी है। जीवक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी और बगैर कागज के अस्पताल चल रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमारी कर अस्पताल को पूरी तरीके से सील कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमा भी सतर्क दिख रहा है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।